नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, सीटेट जनवरी एग्जाम की बात करेंगे। सीटेट सीडीपी बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस प्रैक्टिस पेपर में 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, जो हर बार पेपर में आने वाले जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में जैसे आपका 2023 में एग्ज़ाम हुआ, 2022 में एग्ज़ाम हुआ, 2020 में एग्ज़ाम हुआ, इन एग्ज़ाम्स को देखकर जो है आपके सीडीपी के 30 प्रश्न कंप्लीट किए गए। इसके पहले भी पहला जो प्रैक्टिस पेपर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक भी दे दिया गया है। तो सभी प्रैक्टिस पेपर अटेंड कीजिएगा। और सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर इंड स्क्रीन पर हम वीडियो दे देंगे, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं नए पैटर्न के साथ, ऑफलाइन पेपर के साथ जो होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम आने वाले हैं। सारे 30 में 30 जो है सेलेक्टेड प्रश्न आने वाले हैं। सभी लोग तैयार हो जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिनमें से आपके पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न साथियों पूछा जा रहा है, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद या संरचनावाद? नहीं करता है, अर्थात नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। इस संप्रदाय इस कथन को स्वीकार कौन नहीं करते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं व्यवहारवाद, संरचनावाद, गेस्टाल्टवाद, ये तीनों जो है इस कथन को स्वीकार करते हैं, लेकिन जो संरचनावाद है इस कथन को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। 30 में से आप लोग कितने स्कोर कर पाते हैं सीडीपी में कमेंट करके जरूर बताइए। अपनी तैयारी जरूर चेक कीजिए। बराबर है। दूसरा प्रश्न साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? देखिए, संप्रेषण शब्द, इस शब्द से सीडीपी में क्वेश्चंस जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो संप्रेषण का कौन सा तत्व नहीं है? तो इससे पहले जानना जरूरी, संप्रेषण के तत्व कौन होते हैं। देखिए, संप्रेषण का माध्यम यह संप्रेषण का तत्व है, संप्रेषण की श्रृंखला ये भी संप्रेषण का तत्व है, और संप्रेषण का उद्देश्य ये भी आपके संप्रेषण के तत्व हैं। लेकिन संप्रेषण का नियोजन करना, नियोजन जो शब्द है ये संप्रेषण का तत्व नहीं कहलाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, प्रश्न का उत्तर जानना बहुत आसान होता है, लेकिन समझ कर उत्तर जानना उतना ही कठिन होता है। और कठिन कार्य यहाँ पे आपको अवश्य वो सरलतापूर्वक नज़र आपको मिलेगा। इसलिए सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक अटेंड करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारी अगर सीडीपी में 30 में से 25 प्लस का स्कोर करना है तो पहली शर्त यही कि 30 प्रश्नों को अटेंड कीजिए। अध्यापक के व्यक्तिगत या व्यक्तित्व विकास के में जो बाधक तत्व होते हैं वह कौन सा हमें बताना है। यानी अध्यापक के, शिक्षक शिक्षिका के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व होते हैं सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव, उच्च मानसिक क्षमता। देखिए, अभाव मतलब होता है कमी। तो कोई भी चीज़, किसी भी व्यक्ति की बाधक वही होगा कमी। कमियां अक्सर आपके रास्ते में बाधक पड़ती हैं, कमियां ही रास्ते में हमें कांटे के रूप में नज़र आती हैं। तो सामाजिक परिवेश का अगर ज्ञान है तो अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में ये सहायक होता है। सांस्कृतिक अनुभव है, प्रत्येक बच्चे अनेक सांस्कृतिक से आते हैं, अनेक उनकी मातृभाषा होती है, मातृभूमि अलग होती है, तो वो एक आपका अनुभव होता है तो अच्छी बात है। अगर उस शिक्षक की, अध्यापक की उच्च मानसिक क्षमता है तो और अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकता है या सकती है। तो कल्पना शक्ति का अगर अभाव है तो ये अध्यापक के व्यक्तित्व विकास में बाधक तत्व हो जाएगा। इसके बाद आपका 4th नंबर क्वेश्चन से, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है। जैसा दोस्तों, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अगर अधिगम है उससे हमें लाभ क्या मिलेगा, उससे बच्चों को लाभ क्या मिलेगा। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती है, ऐसा नहीं है। अगर कंप्यूटर सहायता अधिगम है तो अध्यापक की तो आवश्यकता रहेगी। भैया बच्चों को बताएंगे कौन? अध्यापक ही बताएंगे कि ऐसा कार्य ऐसा करना है, माउस ऐसे पकड़ना है, ऐसे स्टार्ट करना है, ऐसे मिनिमाइज करना है, ऐसा कस्टमाइज करना है, सारी चीज़ें। और ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर का ज्ञान उच्च कक्षाओं के लिए भी उपयोगी है या नहीं है? तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, बिल्कुल नहीं कह सकते।
तो यह लाभ नहीं कहलाएगा। यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी, ऐसा नहीं है कि जो प्रतिभावान हो वही हो, यानी राजा का लड़का राजा ही बने, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी हो कंप्यूटर सहायता अधिगम, ऐसा नहीं है। तो हमारा सही क्या है? कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ यह है कि शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। भाई कंप्यूटर में अगर हमें टाइपिंग करना है, किसी की टाइपिंग जो है 10 PM में होती है, यानी कि पर मिनट जो है 10 लाइंस होती हैं या शब्द कह सकते हैं, WPM होता है वर्ड पर मिनट। किसी का 15 होता है, 20 होता है, नॉर्मल 30-35 होना चाहिए। हिंदी में आपका 30 होना चाहिए, इंग्लिश में 35 पर मिनट WPM होना चाहिए वर्ड पर मिनट, यानी पर मिनट 30 वर्ड जो है आपके होना चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश में 35 वर्ड होना चाहिए। तो ये आपकी गति अनुसार सीखता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ हमें क्या मिलता है कि जो बच्चा होता है, बालक बालिका होता है, वह अपने गति के अनुसार सीख सकता है। ठीक है, जिसकी उसकी गति है वह अपने अनुसार सीख सकता है। इसके बाद 5वां प्रश्न दोस्तों, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किनका होगा? देखिए समझिएगा प्रश्न को ध्यानपूर्वक, कथन स्टेटमेंट जरूर आएगा। CDP में बता देता हूँ 8 से 10 नंबर स्टेटमेंट कथन पूछ लिए जाते हैं, जो कि कठिन होता है, यानी जब आप पढ़ेंगे तभी इसको, इसमें तुक्का नहीं लग पाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका हो जाएगा? यह कथन गेने का कथन। ठीक है, जहाँ पे मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन पूछा जाए तो आपको गेने के ऑप्शन पे चले जाना है। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। देखिए किशोर अवस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में मानसिक और बौद्धिक जो विकास होता है वह किस प्रकार से होता है? तो वह दोस्तों बहुत शीघ्र और बहुत अधिक मात्रा में होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? तो शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में देखा जाए तो हमें सही कौन है ये जानना जरूरी है, तो गलत अपने आप पता चल जाएगा। देखिए शिक्षा में ICT के संदर्भ में बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, बिल्कुल सही बात है। अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ा ये ICT का उपयोग के संदर्भ में ये हमें थोड़ा सा क्वेश्चंस लग रहा है, लेकिन अगले प्रश्न क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ जो है बढ़ते हैं कि अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में होगी और शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा। देखिए इनमें से ICT के उपयोग के संदर्भ में जो कथन यहाँ पे दिया गया है, स्टेटमेंट जो दिया गया है, शिक्षा में ICT का उपयोग अगर होता है तो बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, बिल्कुल सही बात है। अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में होगी, यह शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा, तो बिल्कुल शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा। बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना भी संभव होगा। अब ये 2 ऑप्शंस बचते हैं, B और C ऑप्शंस। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में होगी। देखिए अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में यहाँ पे सही हो सकता है, लेकिन अध्यापक की भूमिका या आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। तो B ऑप्शन यहाँ पे निगेटिव आपका दिया गया है, गलत दिया गया है। बाकी जो भी है आप लोग अब कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालक से परामर्श जो है शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होगा, किस अवस्था में होगा? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न, इसका उत्तर हम पिछले भी बता चुके हैं। क्योंकि सबसे तीव्र गति से बच्चा जब सीखता है, समझता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, वह होता है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय भी होता है, इसलिए B ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हमारे कौन कहला जाते हैं? स्किनर महोदय जी कहला जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? विक्टर रोम, वाटसन, VF स्किनर या थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं। देखिए प्रत्याशा सिद्धांत का जब भी जिक्र होता है तो आपका नाम किसका आता है? विक्टर रोम आता है, वाटसन आता है, VF स्किनर आता है, या आपके थॉर्नडाइक आते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया?
ये आपके सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझ कर देना है। तो विक्टर रोम इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्व प्रत्यय विकसित होता है। देखिए जो स्व प्रत्यय होता है किस प्रकार से विकसित होता है, तो स्व प्रत्यय जो होता है वह स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से विकसित होता है। स्व प्रत्यय स्वधारणा, तो जो स्व शब्द है इनको मिलान कर लीजिए और आसानी से उत्तर दे दीजिए। दोस्तों इनमें से कौन सा जो ब्रूनर के सिद्धांतों में नहीं है। देखिए हमने देखा है ब्रूनर का सिद्धांत, ब्रूनर के सिद्धांत में नवीन ज्ञान तथा सूचना को ग्रहण करना बताया गया है, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण भी बताया गया है, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच भी बताई गई है। तो ब्रूनर के सिद्धांत में क्या नहीं बताया गया, या ब्रूनर के सिद्धांत में क्या नहीं, तो ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। देखिए ज्ञान की अपर्याप्तता उसकी जांच क्या करना, पर्याप्तता की जांच हो तो अच्छी बात है, जब अपर्याप्तता की जांच क्या करना। तो ये ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है कि इसकी अपर्याप्तता की जो है जांच की जाए। इसके बाद अगला प्रश्न, गोलमेन का नाम जो है जाना जाता है बुद्धि के सिद्धांत के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, सांवेगिक बुद्धि के लिए या सामाजिक बुद्धि के लिए जाना जाता है। तो गोलमेन का नाम जो है किस में जो है जाना जाता है, तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो गोलमेन का जो नाम है वह सांवेगिक बुद्धि के लिए जाना जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न, दोस्तों ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं। तो ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांतों की अगर बात करते हैं तो औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णात्मक शिक्षण सिद्धांत और प्रामाणिक सिद्धांत, ये तीनों आपके ब्रूनर के सिद्धांत हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षण का सिद्धांत ये ब्रूनर का सिद्धांत नहीं। ठीक है, सभी लोग समझ गए अनौपचारिक शिक्षण का सिद्धांत। तो अनौपचारिक शिक्षा देखिए जो होता है यह उस प्रकार की शिक्षा कहलाती है, या उस प्रकार की शिक्षा को संदर्भित किया जा सकता है जो औपचारिक शैक्षिक संस्थान होते हैं, जैसे स्कूल और विश्वविद्यालय के बाहर होती है, उसको अनौपचारिक कहते हैं। तो ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत में यह अनौपचारिक शिक्षण नहीं होता। वैसे देखिए अनौपचारिक शिक्षण की अगर बात करें तो वह परिवार से शुरू हो जाता है, घर से ही शुरू हो जाता है, और अनौपचारिक मतलब विद्यालय के बाहर जो ज्ञान होता है बच्चा सीखता है उसे अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत कह सकते हैं या अनौपचारिक शिक्षण कह सकते हैं। तो ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है। जीन पियाजे जी के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है। तो किशोरावस्था की बात करते हैं तो किशोरावस्था में जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं जो आपको पता होंगी। तो किशोरावस्था में चतुर्थ अवस्था कहलाती है, जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था होती है, अर्थात जिसे औपचारिक कार्यात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानी जाती है। इसमें संवेदी गामक अवस्था जो कहलाती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक कहलाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष कहलाती है। स्थूल की अगर बात करें तो स्थूल और संवेदी दोनों एक चीज़ है। और इसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त हमारी जीन पियाजे की तृतीय अवस्था जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर 15 वर्ष तक होती है, जो जीन पियाजे की किशोरावस्था संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है। देखिए इनमें से शिक्षण सिद्धांत की विशेषता की ओर ध्यान दें तो हम सभी लोग जानते हैं सीखने की उत्सुकता होती है, ज्ञान की संरचना होती है, पुष्टिकरण होता है, लेकिन क्रमशीलता का अभाव। तो शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं होती, क्योंकि शिक्षण सिद्धांत में क्रमशीलता का अभाव नहीं होता है, क्रमशीलता होती है तभी वह सिद्धांत बनता है। तो क्रमशीलता का अभाव होना यह शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं कहलाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निर्देशन प्रक्रिया होनी चाहिए। देखिए जो निर्देशन की प्रक्रिया है वह बाल केंद्रित ही होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? निर्देशन की प्रक्रिया आपकी बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। जीन पियाजे की जैसे वयम वर्ग अर्थात 7 से लेकर 12 वर्ष की विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है? 7 से 11 या 7 से 12, ये जीन पियाजे की तृतीय अवस्था जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानी जाती है। तो आपके थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका ऑलरेडी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है? वह मनोविश्लेषणवाद है, संरचनावाद है, व्यवहारवाद है या संज्ञानवाद है? देखिए दोस्तों मनोविज्ञान के जिस संप्रदाय ने तथ्यात्मक वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है और वह आपका कहला जाता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक कौन कहलाते हैं? जे.बी. वाटसन कहलाते हैं, सभी लोग जानते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है।
तो व्यवहारवाद के जनक आपके कौन हो जाएंगे? जे.बी. वाटसन है, ये भी नोट कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कुसमयोजित व्यक्ति कहलाते हैं। कुसमयोजित मतलब जो व्यक्ति समयोजित ना हो, वो व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं या उपरोक्त भी। तो जो व्यक्ति कुसमयोजित होता है उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, या कुसमयोजित व्यक्ति हम किसे कह सकते हैं पेडागोजी की भाषा में, सीडीपी की भाषा में? देखिए, सीडीपी के भाषा में कुसमयोजित व्यक्ति वही कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं। अनुचित ढंग मतलब समझ लीजिए कुसमयोजित व्यक्ति है। समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करता है, विरोधी शब्द आ गया, ये भी पेडागोजी में नेगेटिव है, तो ये भी आपका कुसमयोजित व्यक्ति कहला जाएगा। द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होना, यह भी कुसमयोजित, क्योंकि अगर समयोजित होगा तो वह द्वंद्व को दूर कर देगा, संयोजन बना लेगा, सामंजस्य बना लेगा। लेकिन जो व्यक्ति कुसमयोजित व्यक्ति है वह द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होगा। अर्थात कुसमयोजित व्यक्ति ये तीनों कहला जाएंगे, तीनों परिभाषा कुसमयोजित व्यक्ति की हो जाएगी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है शिक्षक भर्ती में अव्वल आना, इस देश की विकास में शिक्षा का योगदान देना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं? इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, यह प्रयास व त्रुटि पर आधारित है, यह पुनर्वलन पर आधारित है, यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंधन है। देखिए, समस्या समाधान स्थिति के लिए जो संज्ञानवादी मानते हैं, तो संज्ञानवादी क्या मानते हैं? वह यह मानते हैं कि इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। भैया, कोई भी चीज़ अगर आपके पास समस्या है, उस समस्या का समाधान निराकरण करना है तो चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, हर प्रक्रिया हर ठीक है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सोचना पड़ता है। तो इसमें क्या हो, चिंतन प्रक्रिया होती है। समस्या समाधान के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं कि इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई डाउट हो किसी भी प्रश्न पर आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिएगा, तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। देखिए, तनाव को कम करना, अंतर्द्वंद को सुलझाने के जो प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल होता है, पहले उनकी बात करेंगे। तो शामिल कौन होता है? रुकावट को नष्ट या दूर कर देना, दूसरा रास्ता निकाल लीजिए, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर लीजिए, या अनिर्णय। देखिए, तनाव को कम करना या अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में अनिर्णय करना यह नहीं होगा। प्रत्यक्ष तरीका मतलब होगा दूसरे लक्ष्यों में प्रतिस्थापित कर लीजिए, दूसरा रास्ता निकाल लीजिए, रुकावट को नष्ट या दूर कर दीजिए। ये होते हैं तनाव को कम करना और अंतर्द्वंद सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीके। लेकिन आपका अनिर्णय मतलब निर्णय न लेना, यह कोई तरीका नहीं होगा, प्रत्यक्ष तरीका नहीं कह सकते। प्रत्यक्ष मतलब सीधा प्रभाव पड़ना। कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं? देखिए, ऐसा घटक जो सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित हो वह आपका कहलाता है जीवन पर्यंत स्मृति। जीवन पर्यंत जो स्मृति होती है यह सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित आपकी क्या है, नहीं होगी। तो कौन कौन सी होगी? सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था किससे संबंधित होगा? अल्पकालीन स्मृति से होगा, दीर्घकालिक स्मृति से होगा और कार्य स्मृति से होगा। लेकिन जीवन पर्यंत अगर स्मृति बनी रहना, यह घटक जो है सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं होगी। इसलिए कार्य क्वेश्चन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, संप्रत्यय लब्ध प्रतिमान जो है किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ दोस्तों, जब भी संप्रत्यय लब्ध प्रतिमान की बात की जाती है तो हम जेरोम ब्रूनर की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं? संप्रत्यय लब्ध प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? तो एक ही नाम आता है। जी हाँ, सभी लोग बताइए, वह नाम आपका कौन सा होगा? वह नाम होता है जेरोम ब्रूनर की बात करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन किसका है? देखिए, किशोरावस्था वह अवस्था जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें तीव्र बुद्धि का विकास होता है। तो ये जो कथन है कि जो परिपक्वता की ओर अग्रसर बालक होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके
स्टेनले का, जर्सील का, हरलाक का, या इनमें से कोई नहीं? किसका कथन हो जाएगा? सभी लोग बताइए। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन किसका है? यह सी टेट में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिए, इसलिए ध्यानपूर्वक समय यहाँ पे फीडबैक करना है। सभी लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या होगा? ना तो आपकी स्टेनले हॉल का कथन, ना ही जर्सील का, ना ही हरलाक है। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है साथियों कि आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? देखिए दोस्तों, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने जिस युक्ति को सुझाई है वह युक्ति आपकी कौन सी है? अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या और सिद्धांतों का उपयोग। लेकिन जो दत्त अवलोकन है, ये आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने यह युक्ति नहीं सुझाई है। क्या नहीं सुझाई है? दत्त अवलोकन को नहीं सुझाया है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, फ्री में नोट्स और पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। अगला हेल HV सेकंड की अधिगम प्रणाली के अंतर्गत निम्नांकित में किसे जो है अगाध चर माना गया था? तो अगाध चर किसे माना गया था? तो देखिए दोस्तों, जो पूर्व प्रबलनों की संख्या होती उसे अगाध चर माना गया है। इसे माना गया है पूर्व प्रबलनों की जो संख्या होती है। तो डी ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों का सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है कि हार्डवेयर उपागम का आधार क्या होता है? शैक्षिक विज्ञान, अप्लाइड इंजीनियरिंग, उपयुक्त दोनों, या शैक्षिक मनोविज्ञान। तो हार्डवेयर उपागम का आधार यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हार्डवेयर उपागम का आधार क्या होता है? अप्लाइड इंजीनियरिंग। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया कि फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा मनो ऊर्जा का संसूचक है? देखिए, मनो ऊर्जा का जो संसूचक कहलाता वह कहलाता इदम, इद, ईगो, सुपर ईगो। ये फ्रायड के 3 हैं, इद, अहम, परा अहम। इनमें से एग्जाम में प्रश्न जरूर आता है। तो फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी में मनोविश्लेषणवादी जो धारणा है उनके अकॉर्डिंग जो मनो ऊर्जा का संसूचक कहलाता है वह कहलाता है इदम, अर्थात सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न कि प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया? एरिक्सन, फ्रायड, जीन पियाजे जी, या थॉर्नडाइक ने किया? सभी लोग कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया? सभी लोग बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा। और प्रक्षेपण की बात करते हैं, कई बार दोस्तों यह एग्जाम में पूछा गया है। तो जब भी प्रक्षेपण की बात की जाती है तो फ्रायड का नाम आता है। इद, ईगो, सुपर ईगो की बात की जाती है तो भी फ्रायड का नाम आता है। तो फ्रायड का जो टॉपिक है इसे समझना बहुत ज़रूरी है और इसे अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना भी ज़रूरी है। ये CDP के जो हमने 30 क्वेश्चंस किए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे, 30 में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया, ये भी आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। और डेली प्रैक्टिस CDP की आपकी होगी 11:30 मिल जाएगा। अगर 11:30 में आप नहीं आ पाते हैं तो आपको चैनल को विजिट करना है। कभी भी आप लोग इस प्रैक्टिस पेपर को अटेंड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और प्लेलिस्ट भी जल्द भी बना दिया जाएगा CTET जनवरी 2024 का, जिसमें सारे प्रैक्टिस पेपर, सारे जो भी मटेरियल है एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है, सारे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना, प्रिपरेशन को बेहतर करना है, तैयारी मजबूत करना है और टेट एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिलता हूँ आपके अगले क्लास पर, अगले पेपर पर।